हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि समय सूचक उपवाक्यों में फ्यूचर के रूप में किया जाता है। गाइस, ये प्रयोग जो है ये यूज़फुल ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो आइए गाइस, विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो टाइप के क्लॉजेज होते हैं। पहला होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स प्रधान वाक्य है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीन्स होता है आश्रित वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर आश्रित वाक्य के रूप में ही काम करेगा, जो कि समय सूचक है और ये भविष्य का काम करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसे यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस मानकर ही चलना है। तो गाइज, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम के रूप में काम करेगा, जिसका हिंट होगा गागेगी, क्योंकि एज अ फ्यूचर ही ये काम करता है। और ये जो क्लॉज है ये कंजंक्शन टिल, अनटिल, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज आदि से स्टार्ट होते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ इसका फार्मूला। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम का काम करेगा, उससे पहले आपको कंजंक्शन लिखना है, टिल, अनटिल, आफ्टर, एज सुन एज एट्सेट्रा। और जो दूसरा क्लॉज आएगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा, जिसमें शैल विल का यूज़ करते हैं। दोनों क्लॉजेज में से आगे या पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, जो कि प्रधान वाक्य है। अब हमें लिखना है कंजंक्शन यानी कि संयोजक, जिसमें हम टिल, अनटिल, आफ्टर, व्हेन एटसेट्रा यूज़ करते हैं। और इस कंजंक्शन के बाद आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि समय सूचक। और गाइज, मैं बता दूं कि समय सूचक उपवाक्य को हम पहले भी लिख सकते हैं और ये जो प्रधान वाक्य है इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो जब भी कंजंक्शन बीच में आता है तो इसका अर्थ है कि समय सूचक जो है वो बाद में ही लिखा जाएगा। और गाइज, एक बात याद रहे कि ये समय सूचक जो है ये फ्यूचर के रूप में ही आया है। जब आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद गा, गे, गी से ही होना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंजंक्शन यानी कि संयोजक के बारे में, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि समय सूचक से पहले यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है टिल। टिल का मीन्स होता है जब तक, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसके बाद है अनटिल। अनटिल मीन्स है जब तक ना, इसमें नॉट इंक्लूड है। जब भी सेंटेंस बनता है तो उसमें नॉट नहीं लगता अनटिल के साथ। और इसके बाद है सिंस। यहाँ पर सिंस का मीन्स है जब। और यहाँ इसके बाद है एज। एज का मीन्स है जब। इसके बाद है एज सून एज। इसका अर्थ होता है जैसे ही। और इसके बाद व्हेन। व्हेन का मीन्स होता है जब। और आफ्टर। आफ्टर मीन्स करने के बाद, ये काम होने के बाद, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। और बिफोर का मीन्स होता है पहले। और गाइज, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें बताने वाला हूँ, नो सूनर देन और हार्डली डैश डैश व्हेन। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, जिसका प्रयोग आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाला है। गाइज, अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम यानी समय सूचक के अर्थ में, जो कि फ्यूचर के रूप में है। एज सून एज यू कॉल मी। अब गाइज, इसका हिंदी अनुवाद बनेगा जैसे ही तुम मुझे बुलाओगे, जैसे ही तुम मुझे कॉल करोगे, आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो गाइज, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें और दूसरा है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो याद रखना है,
एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो ही क्लॉज हैं। यहाँ पर जो पहला उपवाक्य है, पहला क्लॉज जो है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, और जो दूसरा क्लॉज है वो है प्रिंसिपल क्लॉज जो है आई विल कम टू यू। तो गाइज आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसमें टू क्लॉजेज हैं और एक क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है जो कि फ्यूचर का काम करता है, फ्यूचर का काम करता है, फ्यूचर का काम करता है, और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस है और इसका अर्थ तो गागेगी में होता ही है। यहाँ पर मैं आपको एज सून एज का एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ। मैं बता दूँ कि एज सून एज का प्रयोग तब किया जाता है जब एक काम के बाद दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है आई शैल गो टू प्ले एज सून एज आई फिनिश माई वर्क। जैसे ही मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा मैं खेलने जाऊँगा। तो गाइस देखिए, एज सून एज आई फिनिश माई वर्क ये फ्यूचर टेंस के रूप में है जिसका अर्थ है गागेगी। थर्ड सेंटेंस है आई विल नॉट गो अंटिल यू आंसर माई क्वेश्चन। जब तक आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे मैं नहीं जाऊंगा। गाइज यहाँ पर अंटिल कंजंक्शन जो है वो नेगेटिव है, इसमें नॉट इंक्लूड है, तो इससे बनने वाला जो क्लॉज है उसमें नॉट नहीं लगेगा क्योंकि अंटिल के अंदर नॉट है। तो इस तरह से इसका मीन्स है जब तक आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अंटिल मीन्स जब तक ना, जब तक के साथ में ना लगता है इसमें। हम चाहें तो अंटिल वाला क्लॉज पहले लिख सकते हैं और आई विल नॉट को बाद में लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कंजंक्शन वाला क्लॉज पहले आता है तो उस क्लॉजेस के अंत में कॉमा लगता है। अब टर्न है फोर्थ एग्जाम्पल की। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें प्रधान उपवाक्य लिख रहे हैं यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, और ये है वी कैनॉट कैच द ट्रेन, वी कैनॉट कैच द ट्रेन। इसके बाद है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम जो कि अंटिल से शुरू है, अंटिल वी वॉक फास्ट। जब तक हम तेज नहीं चलेंगे हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते। वी कैनॉट कैच द ट्रेन अंटिल वी वॉक फास्ट। जब तक हम तेज नहीं चलेंगे ट्रेन या गाड़ी नहीं पकड़ सकते। तो गाइस यहाँ पर अंटिल नेगेटिव है, इसके साथ ही नॉट इंक्लूड है, तो इसने सेंटेंस नेगेटिव बनाया है। अब टर्न आती है फिफ्थ एग्जाम्पल की। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य। आई शैल स्विच ऑन द AC, आई शैल स्विच ऑन द AC। मैं AC चालू कर दूंगा। गाइस याद रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक यहाँ पे फ्यूचर टेंस है और दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि फ्यूचर का काम कर रहा है। तो आई विल स्विच ऑन द AC बिफोर आई गो टू बेड, बिफोर आई गो टू बेड। सोने से पहले। गाइज यहाँ पर गागेगी का मीन्स नहीं आएगा क्योंकि बिफोर से सेंटेंस बना हुआ है। सोने से पहले मैं AC चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे खास तौर से आपको नोट करना है बिफोर से प्रारंभ होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम में फ्यूचर का हिंट नहीं आएगा, जैसे कि अनुवाद में गा गे गे का कोई भी हिंट नहीं आपको मिलेगा। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब है एग्जाम्पल नंबर 6। वी शैल रीच होम
बिफोर द स्टॉर्म्स सेट्स इन। तूफान के शांत होने से पहले हम घर पहुंच जाएंगे। गाइस एक बार फिर से देखिए, वी शैल रीच होम बिफोर द स्टॉर्म सेट्स इन। तूफान के शांत होने से पहले हम घर पहुंच जाएंगे। तो बिफोर वाले सेंटेंस में हिंदी अनुवाद में गागे नहीं आया है, आपने यही नोटिस करना है। अब है एग्जाम्पल नंबर 7। सबसे पहले बता दूं कि वैन जब कनेक्टिव होता है तो इसका मीन्स होता है जब, और जब ये इंटेरोगेटिव वर्ड होता है तब इसका मीन्स होता है कब। तो ये एग्जाम्पल है, वैन आई सेल ऑल माई फ्रूट्स। जब मैं अपने सारे फल बेच लूँगा, आई विल गो होम, तो मैं घर चला जाऊँगा। गाइज यहाँ पर 7th नंबर सेंटेंस में सबसे पहले हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम लिखा है। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम पहले आता है तो इस क्लॉज के अंत में कॉमा लगाते हैं, जो कि मैंने नहीं लगाया है। और अगर ये बीच में आता है तो मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम लास्ट में है, तो मतलब ये क्लॉजेज जुड़ जाते हैं, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप की जरूरत पड़ती है। तो जब मैं अपने सारे फल बेच लूँगा तो मैं घर चला जाऊँगा। नेक्स्ट 8th नंबर में फिर से वैन का सेंटेंस है, वैन ही प्लेज। जब वह खेलेगा। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर का मीन्स लेना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। वैन ही प्लेज, जब वह खेलेगा। ही विल डिफीट एवरीवन, वह हर किसी को हरा देगा। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो इसको बारी बारी से वीडियो को देखें, आपको 100% समझ में आएगा। अब है 9th नंबर, वेट हियर। गाइस ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड वाला सेंटेंस है। टिल आई कम, जब तक मैं आऊं आप यहीं ठहरिए, यहीं इंतज़ार करिए। जब तक मैं आऊं आप यहीं इंतज़ार करिए। तो गाइज़ यहाँ पर टिल वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस का जो गागे का मीन्स होता है, जो हिंट होता है, वो यहाँ पे नहीं आया है। बस इतना ही आपने याद रखना है। अब टर्न आती है 10th नंबर की। टिल द टीचर कम्स, जब तक टीचर आए या जब तक अध्यापक आए। तो सबसे पहले यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम है। और अब है प्रिंसिपल क्लॉज, यू विल स्टे हियर। जब तक अध्यापक यहाँ पर आए आप यहीं ठहरोगे। जब तक अध्यापक आए आप यहीं ठहरोगे। गाइज अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स एज सून एज से रिलेटेड ही दे रहा हूँ, जिससे आपको कुछ इससे हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले नो सूनर का एग्जाम्पल है। गाइज जब भी नो सूनर स्टार्टिंग में आता है तो टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद दूसरा क्लॉज आता है। जैसे कि नो सूनर डू आई रीच द स्कूल, मैं विद्यालय पहुंचा भी नहीं था कि, अब आगे क्या हुआ वो देन के बाद आएगा, क्योंकि नो सूनर के साथ में THN देन आता है। नो सूनर डू आई, यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आया है, ये इसका फार्मूला है। नो सूनर डू आई रीच द स्कूल देन द पियन विल
रिंग द बेल। मैं स्कूल पहुंचूंगा भी नहीं कि पियन जो है घंटी बजा देगा। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि मेरे विद्यालय जाते ही पियन घंटी बजा देता है। अब टर्न आती है 12th नंबर की। गैस 12th नंबर में भी वही फार्मूला है जो हमने नो सुनर में अपनाया है, यानी हार्डली के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग जो भी बन रही है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी उसका मेन वर्ब आता है। और ये क्लॉज पूरा होते ही, हार्डली वाला क्लॉज पूरा होते ही दूसरा क्लॉज व्हेन से शुरू होगा। तो उसमें नॉर्मल वे में ही क्लॉज लिखा जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल वे है। हार्डली डज शी बिगिन टू सिंग, वह गाना शुरू करते भी नहीं है कि when they start to laugh at her, वह गाना शुरू करती भी नहीं है कि वे उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो गाइज़ ये जो एग्जाम्पल दिए थे नो सुनर के और हार्डली के, ये मैंने आपको एज सून एज के अकॉर्डिंग हेल्प के लिए दिए हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।